हेलो बच्चों, तो चलो बेटा आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स का। तो हेलो एल्केन्स का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था उसमें हमने आपको फर्स्ट प्रिपरेशन में डार्जन रिएक्शन बताई थी। आज बच्चों हम उसी के आगे कंप्लीट करेंगे। डार्जन रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो, डार्जन रिएक्शन के आगे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। देखो, लेकिन उससे पहले कल एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर कोलार्स लॉ क्या होता है, एक बार समझा दीजिए। तो हम एक बार आप लोगों को कोलार्स लॉ बता देते हैं। कोलार्स लॉ क्या होता है, कोलराउस लॉ। देखो थोड़ा सा आप ध्यान देना और ध्यान देकर समझोगे चीजों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, बात को समझना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, हम कोलार्स लॉ समझा देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 का ये टॉपिक है, चैप्टर 3 का टॉपिक है, ये चैप्टर 3 का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलहाल। जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये आयोनाइज हो जाते हैं। अब आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, डाइल्यूशन इंक्रीज करो, अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज करो तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर जो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस या हम बोल देते हैं मोशन ऑफ आयन, मोशन ऑफ आयंस, तो बेटा मोशन ऑफ आयंस जो होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है। मोशन ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीज्ड, तो मोशन ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएगा। और जब मोशन ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएगा तो बेटा कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, ऊपर एरो बना है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक ऐसा डाइल्यूशन, अब ऐसा भी नहीं है कि आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाओ तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाए, ऐसा भी नहीं। एक ऐसा डाइल्यूशन होगा, ऐसा डाइल्यूशन होगा जिस पर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, जिस पर बेटा कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उस डाइल्यूशन को हम बेटा मैक्सिमम कंडक्टिविटी जिस पर होगी, मैक्सिमम होगी, तो वहां पर जो भी कंडक्टिविटी आएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये तो चीज हो गई कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी किस प्रकार मेजर की जाएगी, किस प्रकार निकाली जाएगी, उस बारे में यहां पर बात होगी। तो बेटा ध्यान देना बच्चों, बहुत ही ध्यान देना कि यहां पर इस रूल में यह कहा गया है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट बेटा जब आयोनाइज हो जाता है तो वो 2 टाइप्स के आयंस प्रोड्यूस करता है, कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा और एक निगेटिवली चार्ज होगा। तो कैटायन की कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी, एनायन की कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी हो, मोलर हो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, तो सीधे सीधे कहा गया है इस रूल में मोलर कंडक्टिविटी, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन की जो कंडक्टिविटी होगी, एनायन की जो कंडक्टिविटी होगी, तो कैटायन और एनायन की जो कंडक्टिविटी है उनका जो सम होगा, उनका जो सम होगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसकी, उस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल कंडक्टिविटी को बताएगा, टोटल कंडक्टिविटी को बताएगा। अब जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जैसे मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला बनाना हो तो हम बना सकते हैं। जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉजिटिव चार्ज प्लस एन ए लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन निगेटिव चार्ज। जहां पर बेटा ये एक फार्मूला बनता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या है, जो Nc होता है वो नंबर ऑफ कैटायंस है, नंबर ऑफ कैटायन है, और ये कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन की कंडक्टिविटी है, और ये एनायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। Na हो जाएंगे बेटा नंबर ऑफ एनायंस,
नंबर ऑफ एनाइंस। अब जैसे आपको फार्मूला बनाना पड़े जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है। अब इसमें आपको इसके लिए फार्मूला बनाना है मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आयोनाइज होता है एल्युमिनियम 3+ में, 2 एल्युमिनियम, ये 2 लगा, 2 एल्युमिनियम 3+ प्लस 3SO4 डबल माइनस, इस तरीके से ये टूट जाएगा। तो अब हम देखें तो ये फार्मूला हमारा क्या बनेगा, जैसे ऐसे लिख देंगे लैम्डा इनफाइनाइट और क्या है Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू, अब एल्युमिनियम के कितने मोल है 2, तो यहां पर हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 लैम्डा इनफाइनाइट और यहां लिखना पड़ेगा एल्युमिनियम 3+ प्लस, अब यहां कितने 3SO4 है तो नंबर ऑफ एनाइन 3 लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन और SO4 माइनस माइनस, ये बना इसका फार्मूला। अब आपको पता अगर हो जाए, अगर आप लोगों को किसी तरीके से इसकी कंडक्टिविटी पता है, मोलर कंडक्टिविटी, तो इनको आप वैल्यू पुट करके आप इसकी एल्युमिनियम सल्फेट की कंडक्टिविटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो समझ में बात आई या नहीं आई? यही है बेटा कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ यही कहता है सम ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक कंडक्टिविटीज, कैटायनिक एंड एनायनिक कंडक्टिविटीज। तो मोलर के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको इक्विवेलेंट का फार्मूला बस यही एक यहां पर है कि इनका जो फार्मूला बनता है वो डिफरेंट बनता है। जैसे कि अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू बेटा हो जाता है 1/VC लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन प्लस 1/VA लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन एनायन, ठीक ये होगा। अब अगर यहां ध्यान दीजिए, जहां पर VC है वैलेंसी ऑफ कैटायन और ये है वैलेंसी ऑफ एनायन। अब जैसे फिर हम एल्युमिनियम, ये हमारा फॉर्मूला बना है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। अब हम यहां से क्या करें, अगर हम यहां पर से हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करें, अगर बच्चों हम यहां से एल्युमिनियम सल्फेट का ही निकालते हैं Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 2 एल्युमिनियम 3+ प्लस 3SO4 माइनस माइनस, इसके लिए करते हैं। इसके लिए जब निकालेंगे तो लैम्डा EQ, अब EQ लिख दो चाहे ना लिखो EQ, और किसका एल्युमिनियम सल्फेट का अगर आप फार्मूला बनाना चाहो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो क्या बनेगा। अब हमें वैलेंसी से मतलब है बेटा, तो वैलेंसी का मतलब होता है जो चार्जेज इस पर दिए होते हैं, जैसे ये 3 चार्ज दिया तो इसकी वैलेंसी 3 है, तो 1/3 लैम्डा इनफाइनाइट और एल्युमिनियम 3+ हो जाएगा प्लस, अब फिर 1/VA, तो 1/VA एनायन पर कितने ये निगेटिव चार्ज है 2 निगेटिव चार्ज है लैम्डा इनफाइनाइट SO4 माइनस माइनस, तो ये फार्मूला बनेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। तो इस प्रकार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ये फार्मूला बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये कोलार्स लॉ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप लोग के जैसे कि ऐसे आयंस समझ लेना कि जैसे ये NaCl है, NaCl में Na+ होता है और Cl माइनस होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें कैटायन और एनायन इनका रेशियो 1:1 दिया हो, एक अप हो रेशियो 1:1, उनके लिए बेटा लैम्डा EQ का फार्मूला और लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे। तो एक चीज आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि मोलर कंडक्टिविटी के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग फार्मूले बनते चले जाएंगे। बस यही यहाँ पर खेल है बच्चा, यही मेन खेल होता है बेटा। अगर हम इसी चीज को बहुत ध्यान से समझ जाएं कि कहां पर हमें किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, और वो फार्मूला बनाने के लिए हमें उसके आयोनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। तो वो चीजें थोड़ी बेसिक हैं, आप लोग इंटरमीडिएट में आ गए हैं तो थोड़ा सा तो जानते होंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का उसके आयनों में डिकम्पोज हो जाना क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन कहलाता है। तो इस प्रकार आयोनाइजेशन करा के आप फार्मूला बना के वैल्यू रखोगे, इजिली निकल आएगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बेटा कोलार्स लॉ था। हम उम्मीद करते हैं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। और चलो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो चलो बेटा अब हम आगे पढ़ते हैं और आप लोगों को आगे हम बताते हैं हेलो एल्केन की नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। देखो बेटा बहुत ही ध्यान दीजिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ कर चलिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है,
इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, आपको समझ में चीज़ें बहुत आसानी से आएंगी। देखो बेटा, जैसे कि हमने अगली स्टेप लिखा है बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड PCl3 और PCl5, और कर देता हूं मैं, इन दोनों में से किसी के साथ ये रिएक्ट करे तब भी हेलो एल्केन बना सकता है, RX बना सकता है। समझो कैसे बनाएगा। जैसे कि बेटा अगर हम बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH होता है। R बेटा हमने आपको बताया है कि R जहां पर आएगा तो R का मतलब एक वैलेंसी फ्री, यहां पर मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, इस तरीके से कोई भी ग्रुप यहां पर आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा कि जब ये अल्कोहल ले लेंगे हम, अल्कोहल की रिएक्शन हम पहले PCl3 के साथ कराते हैं, तो आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे ये फास्फोरस है, इसके 3 साइड में क्लोरीन लगा है PCl3 में, तो अब क्या करेंगे, जितने क्लोरीन एटम है PCl3 में उतने ही अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लोगे, उतने ही अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लोगे। जैसे 3 अगर है लगे तो यहां पर हम 3 मोल अल्कोहल ले लेंगे, 3 मोल ले लेंगे, ले लिया 3 मोल। अब क्या करना है, 3 मोल लेते हैं, इसके 3 OH ग्रुप हो गए। कितने OH हो गए, 3, यहाँ 1 ही है, तो ये सब Cl को हटा देगा, यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ पर OH आकर जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और Cl जो इसके निकले थे वो तीनों R जो हैं उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो 3RCl बन जाएगा। मतलब इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, 3R सिंगल बॉन्ड Cl ये बन जाएगा। और जो ये फास्फोरस था प्लस फास्फोरस इसके OH3 साइड में लग जाएंगे, तो POH का होल थ्राइस बन जाएगा, जिसको हम लोग बेटा ऐसे भी लिखते हैं कि हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन 3, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन भी 3 हो जाएंगे। इसका नाम बेटा है फास्फोरस एसिड। क्या नाम है, फास्फोरस एसिड नाम है इसका, ये फास्फोरस एसिड है। ठीक है, और ये आपको पता है अल्कोहल, और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। ये हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन बन गई है, ये क्लोरो एल्केन बन गई है। ठीक है, अब ये बेटा एक जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है। कैसी है, ये जनरल रिएक्शन हमने आपके सामने लिखी है। हम अब क्या करेंगे, कुछ इसी के साथ ऐसी रिएक्शन बनाएंगे, कुछ मेजर प्रोडक्ट, कुछ मुख्य प्रोडक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि यहाँ R की जगह एक बार हम CH3 लगा लेंगे, CH3OH और प्लस PCl3। प्रोडक्ट बेटा क्या बन जाएगा, जहां R था वहां CH3, तो वहां CH3 और ये Cl सिंगल बॉन्ड और ये 3 मोल प्लस H3PO3 बन जाएगा। ये क्लोरोमेथेन और मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल अल्कोहल है, नाम लिख लेना। ठीक है, इसी प्रकार बेटा हम लोग अगला लेते हैं CH3OH, इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ कराते हैं। ये प्रोडक्ट बेटा आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुन लो, चलो हम यहाँ बना देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। बन जाएगा क्या, 3C2H5Cl प्लस H3PO3 बन जाएगा। ये क्लोरोएथेन बन गया, वो तो फास्फोरस एसिड है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि PCl3 रिएक्ट करके किस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर PCl5 तो रह गया, तो हाँ अब हम PCl5 पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, एक एक चीज बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में सब आएगा बेटा, बस साथ बने रहिएगा। देखो क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल, अब फिर से जनरल रिएक्शन ROH, अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे बेटा। किसके साथ, PCl5 के साथ करा रहे हैं। तो देखो PCl5 के साथ क्या होता है कि PCl5 बेटा सबसे पहले डिकम्पोज हो जाता है PCl3 और प्लस Cl2 में चला जाता है। ये PCl3 बेटा क्या करता है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीजन लेकर POCl3 बना लेता है। बचा क्या, H और R। ये जो Cl2 है इसको Cl लिख दो, तो एक Cl ये HCl निकाल देता है और एक Cl ये RCl यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो समझो बात को कि जब ये रिएक्ट करेगा तो POCl3 बनेगा, पहले तो R और यहाँ पर ये Cl हो गया प्लस PCl3 था, ये ऑक्सीजन लेकर गया बेटा, POCl3 बन गया और प्लस यहाँ से HCl निकल जाएगा। इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये हेलो एल्केन, क्लोरो
एल्केन, ये है क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ठीक है, ये क्लोरो एल्केन। ये है बेटा एल्कोहल, क्या है? एल्कोहल, ठीक, ये क्या है? एल्कोहल है। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है बेटा, तो समझ में बात आई या नहीं आई? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार ये एक कॉमन रिएक्शन लिखी है, इसके नीचे हम और रिएक्शंस बनाएंगे। आप खुद से बनाने की कोशिश करिए और रिएक्शन जब बनाएंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अब जैसे क्या करते हैं, एक बार हम CH3OH ले लेते हैं और PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो C2H5OH इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, PCl5 है यहाँ, PCl3 नहीं, PCl5 के साथ, तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये बेटा क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन और ये एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ये काम आपका है, नाम जरूर लिखिएगा सबके, जिसके नीचे लाइन खींच रहा हूं आप नाम जरूर लिखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार हमने इनको बनाया है। देखो बेटा, आपको बता दें कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप सोच रहे होंगे हाँ आप कर लेंगे। लेकिन अगर इनको रफ कॉपी पर 1-2 बार लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें ये आपको समझ में नहीं आएंगी, आप इनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप इन सभी को एक बार अपने रफ पर लिख लें, फिर वीडियो देखते समय रफ पर काम करिए, फिर रफ से फेयर में जब लिखिए तो इसको याद करके ऐसा लिखिए कि बिना देखे लिखें, और इनको बार बार टच में रहिए, रिएक्शन लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। जब लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें आ जाएंगी। बस एक रिएक्शन मेन होती जो ब्लैक से लिखी मेन है, और बस यही समझ में आ गई, बाकी आगे सब आप बना ले जाओगे। समझ गए? तो इसमें आपको लिखना क्या है, लिखो when alcohol react with phosphorus trichloride or phosphorus pentachloride, then chloroalkane is formed, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए अपनी कॉपी पर, फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन से भी हेलो एल्केन्स बनाए जा सकते हैं। एल्केन से कैसे बनाए जाते हैं? देखो, एल्केन का जनरल फार्मूला हम लोग ने लिखा था कि क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड H, ऐसे करके हम लोग एल्केन को लिखते हैं। ठीक है, अगर हम एल्केन की रिएक्शन और ब्रैकेट में आप लिख लोगे हैलोजिनेशन, इसको हम हैलोजिनेशन भी बोलते हैं कि एल्केन का अगर हम हैलोजिनेशन कर दें तब भी हमें हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये RH है, RH क्या है? एल्केन है। अब ये एल्केन को अगर हम किसके साथ रिएक्ट कराएं, इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दें, क्लोरीन, या हम इसको X2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, X2 मतलब XX ऐसे लिख देते हैं, और इसको बेटा हीट किया जाता है, हीट करते हैं, और हीट करके यानी X2 का मतलब ये XX मतलब है बेटा, इसका मतलब है ये है X2, और X2 मतलब यहाँ पर F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। इस तरीके से ये कोई भी हो सकते हैं। अब अगर बेटा हम यहाँ से इसको हीट करेंगे तो ये HX निकल जाएगा और यहाँ RX बन जाएगा और प्लस HX यहाँ से निकल गया। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर आपको हेलो एल्केन्स मिल गया। क्या मिल गया? हेलो एल्केन मिल गया। ठीक, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पर अगर हम क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर हम यहाँ पर फेरिक क्लोराइड कैटालिस्ट ले लेते हैं, ये कैटालिस्ट ले लिया जाता है, ये कैटालिस्ट लेकर रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनने लगता है। तो हम यहाँ पर कैटालिस्ट ले लें तो इजीली रिएक्शन हो जाती हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर CH3 और एक H बाहर दिखा देते हैं और इसकी रिएक्शन Cl सिंगल बॉन्ड Cl से करते हैं, इसको हीट किया जा रहा है, Cu को एक लिख देता हूँ CuCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से सिंपली HCl निकल जाएगा और CH3Cl
और प्लस क्या निकल गया, HCl निकल गया। ये क्या बना, ये क्लोरोमेथेन बना। क्या बना, क्लोरोमेथेन बन गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हेलो एल्केन बन गया, नहीं बन गया। और तो और अगर आप चाहो तो C2H5 एक H बाहर दिखा दो और इसकी भी रिएक्शन Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ करा दो और बेटा इसको भी हीट कर दो क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की प्रेजेंस में, तो C2H5 और यहाँ Cl आ जाएगा प्लस HCl निकल गया। ये जानते हो ये क्लोरोएथेन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोएथेन प्राप्त हो गया। तो बेटा ये है एथेन, ये तो सिर्फ एथेन था और ऊपर मेथेन था, मेथेन अलग एच कर दिया, एक में मिलाकर लिखोगे तो CH4 होगा। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन होती है और हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है, समझ में बात आई। लेकिन हीट करते हैं तो आप इसमें ऊपर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लिखोगे व्हेन एल्केन हीटेड विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैटलिस्ट देन हेलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड, देन हेलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। इस तरीके से ये लिख लोगे। अब बेटा ये रिएक्शंस आप नीचे लिखोगे यहां तक। इसको लिखने के बाद आप लोगों को एक नोट लिखना है बेटा, एक नोट लिखना है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। नोट लिखेंगे, अगर हम ये रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन जनरली हो रही है और अगर हम ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हैलोजन क्या करती है, जब सारे हाइड्रोजन, जितने इसमें हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं। तो हम सीधे लिख सकते हैं व्हेन एल्केन रिएक्ट विद, व्हेन एल्केन, और एल्केन में छोटे मेंबर CH4 C2H6, ठीक है, यही दो, रिएक्ट विद क्लोरीन Cl2 in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, then all hydrogen of alkane is substituted by किसके द्वारा, सब्स्टिट्यूटेड बाई हैलोजन, बाई क्लोरीन, क्लोरीन से लिखा है तो क्लोरीन, बाई क्लोरीन। तो क्लोरीन के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, हट जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ठीक है, जब इनकी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो ये बेटा आप लोग अपनी कॉपी पर बच्चों इतना ये नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर वाला बोर्ड साफ करेंगे तब आगे बताते हैं। ठीक है, इसको हम साफ ही कर देते हैं, ये आप लिख लेंगे। तो देखो अब आगे की रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इन रिएक्शंस को जितना लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी, दिक्कतें नहीं होंगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी जितना आप इसको लिखोगे। जैसे देखो, जैसे हम CH4 ले लेते हैं, हम CH4 लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे एग्जाम्पल, और यहाँ पर एग्जाम्पल में एक हेडिंग भी बना देते हैं, हेलो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन CH4, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो CH4 का क्लोरीनेशन करना है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मीथेन लिखना है और यहाँ पर Cl2। देखो बेटा ध्यान से समझना, 4 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, सनलाइट है, HNu लिख देना है। तो यहाँ से एक क्लोरीन एक H को निकाल लेकर साथ में यहाँ से क्या निकाल देगी, HCl निकाल देगी। बचे यहाँ पर 3 CH3 और एक क्लोरीन मतलब Cl, तो CH3Cl यहाँ पर बचा, मतलब बचा क्या, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बचा। ठीक है, बना क्लोरोमेथेन। अब क्या है कि अभी इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये आगे फिर कंटिन्यू हो जाएगी और फिर आगे अभी प्रोडक्ट बनाएगी। अब यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर यहाँ से HCl निकल जाएगा जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो अब एक और निकल गया, तो यहाँ 2 बचे, तो CH2 और एक Cl और जुड़ा, तो एक पहले से था एक और जुड़ गया, तो यहाँ Cl2 हो गया, ये बना डाइक्लोरोमीथेन,
डाइक्लोरोमीथेन, ये बन गया। अभी इसमें 2 हाइड्रोजन है तो रिएक्शन ये फिर होगी CH2Cl2, फिर ये Cl2 के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से HCl निकल जाएगा। अब यहाँ पर बेटा एक बचा तो CH, 2 थे, एक क्लोरीन और जुड़ गया Cl3, ये ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, और हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। अभी इसमें एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है तो रिएक्शन अभी आगे और होगी, यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकने वाली, यहाँ पर रिएक्शन नहीं रुकने वाली। अब आगे क्या होगा, CH प्लस फिर फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 से HNu। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हट जाएगा तो यहाँ CCl4 बन जाएगा और प्लस HCl यहाँ से निकल गया, ये टेट्राक्लोरोमीथेन बना। क्या बना, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो बेटा फिर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आपका निकल गया और यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके पास 4 हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी नहीं। तो अगर हम सिंगल लाइन में ये लिखें इक्वेशन तो एक लाइन में देखेंगे तो इसको लिख लो CH4 और फाइनली कितने क्लोरीन है, 1 2 3 4 Cl2 लिख दो और गिव्स यहाँ HNu सनलाइट है। अब फाइनल प्रोडक्ट लिख दो CCl4 और प्लस ये सारे HCl जोड़ दो 4 HCl। तो ये रिएक्शन आपके सामने देखने को मिली, मतलब कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हमने एक लिखी है और बाकी ये 4 स्टेप में अलग अलग लिखी हुई है। कहना हम ये चाहते हैं कि हैलोजन में खास तौर से जो देखने को बात मिल रही है वो इसके सारे हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन इसमें थे वो सभी हटा दिए गए हैं। किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो इसी प्रकार से और भी आगे रिएक्शंस होती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को अब इसी प्रकार इसी तरीके से क्लोरीनेशन ऑफ C2H6 यानी एथेन का क्लोरीनेशन आपको करना है। आप करके देखिएगा और नहीं हो पाए तो आप हमें बताइएगा, हम अगले वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे अपनी कॉपी पर और अच्छे से करते रहेंगे। तो ध्यान दो बेटा, दरअसल कल आप लोगों का टेस्ट है और टेस्ट सुबह 7 से 8 है, आपको बता दिया गया है ग्रुप में। सभी लोग तैयारी करिए, इसलिए आज हम कोई होमवर्क नहीं देने वाले और आपको ये भी नहीं कहेंगे कि ये आप लोग करके लाइए। तो इसलिए आप सभी लोग क्या करें कि कल टेस्ट है और टेस्ट आप लोग देने आओगे, उसका रिजल्ट हम आपको देंगे। जो टॉपर की कॉपी होगी वो ग्रुप पर भेज दी जाएगी, बाकी सभी बच्चों की कापियां किस पर भेजी जाएंगी, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगी। आपको रिजल्ट के लिए आना नहीं पड़ेगा और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल आप लोग पढ़ाई करिए और सुन लीजिए, जिसका जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आओ, उतने पढ़कर ही टेस्ट दो आकर। कोई जरूरी नहीं कि आपका सारा पढ़ा है तभी आप टेस्ट देने आओ। जितना आपने पढ़ रखा है, जितनी चीजें आपको समझ में आती हैं उतना आप पढ़कर आइए और उतना ही आप टेस्ट में उतना ही हम पूछेंगे। मतलब पूछेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन आप उतना ही करिए, पर्याप्त है। ठीक है, तो ठीक बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज हम एक रिएक्शन और पढ़ाने वाले थे, वीडियो लंबा हो जाएगा और कल आपका टेस्ट है, आप पढ़ेंगे, इसलिए हम आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और किसी भी समस्या के लिए आप हमसे तुरंत संपर्क करते हैं। ठीक, धन्यवाद।